हेलो नमस्कार, वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 3 को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 4 को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में हम यहाँ भी पढ़ेंगे इसे भी, और ये समझेंगे, ये जानेंगे कि सेक्शन 4 में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ में वेयर एक्ट भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वेयर एक्ट अपने साथ रखा होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो सेक्शन 4 है उसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रिजम्पशन क्या होता है। सेक्शन 4 हमारा 3 तरीके के प्रिजम्पशन के बारे में बताता है। तो उसके पहले हम ये समझेंगे कि प्रिजम्पशन होता क्या है और एविडेंस लॉ इसके बारे में क्या बताता है। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। Parties are required to give evidence to prove a fact in the court of law. However, there are certain facts which are not required to be proved by the parties by given evidence. देखिए, जो पार्टी, जो पक्षकार, ठीक है, न्याय चाहता है उसे क्या करना होता है, उसे एविडेंस देना ही होता है। ठीक है, तभी उस एविडेंस के बेसिस पर कोई जजमेंट आ पाएगा। तो उसे ये साबित करना होगा कि उसके द्वारा कहे हुए फैक्ट सही है। और कोर्ट तब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकता या उस फैक्ट पर यकीन नहीं कर सकता जब तक कि उसको एविडेंस लॉ के तहत जो भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सबूत देने के, तो उसमें क्या है कि उसको साबित नहीं जब तक कर दिया जाएगा तब तक जो है उसको जजमेंट नहीं आएगा कोई, और ना ही उसको कोई भी न्याय मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन एविडेंस लॉ में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर किसी फैक्ट पर जो कोर्ट है वो बिना सबूत को मांगे हुए भी विचार कर सकती है। यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, जैसे कि पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस टू प्रूव अ फैक्ट, मतलब पार्टीज जो है वो एविडेंस देकर किसी फैक्ट को प्रूव करने उसको कोर्ट में करना ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जहाँ पर प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी कोर्ट उस पर विचार करती है। तो वो कौन कौन से हैं? When the court takes judicial notice of a fact under section 56। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 56 हमें क्या बताता है कि न्यायिक अवेक्षा हम आगे पढ़ेंगे उसमें कि कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस जो दिया जाता है सेक्शन 56 के थ्रू। फिर सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन अ फैक्ट इज एडमिटेड बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 58। उसके बाद ये बताता है कि कोई ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिए गए हैं सेक्शन 58 के थ्रू, उसके तहत। फिर तीसरा ये कहता है व्हेन द कोर्ट प्रिज्यूम अ फैक्ट, जहाँ पर कोर्ट किसी फैक्ट के लिए प्रिज्यूम करता है। तो हमें क्या पढ़ना, हम तो सेक्शन 4 पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है इस प्रिज्यूम के बारे में। ठीक है, यहाँ जो प्रिजम्पशन दिया हुआ है, ये जो प्रिज्यूम दिया हुआ है, हमें इस प्रिज्यूम के बारे में पढ़ना है। तो फिर आइए देखते हैं क्या बताता है। मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये डिफ़ाइन तो नहीं है लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो बताता है उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, MS नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 2006। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि प्रिजम्पशन इज एनी इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम अ प्रूव्ड फैक्ट। कि प्रिजम्पशन क्या होता है, वो किसी प्रूव फैक्ट से लिया हुआ कोई अनुमान होता है। इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम अ प्रूव्ड फैक्ट मतलब यही है कि किसी प्रूव्ड फैक्ट से लिया हुआ एक अनुमान जो है वो प्रिजम्पशन है। फिर इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ विच अलाउज द कोर्ट टू मेक इन्फ्रेंस बाय प्रोसेस ऑफ प्रोबेबल रीजनिंग ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट जुडिशियल नोटिस्ड बाय कोर्ट और एडमिटेड बिफोर इट और लीगली प्रूव्ड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब क्या है इसका, कि ये एक रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, प्रिजम्पशन इज अ रूल ऑफ लॉ विच अलाउज टू कोर्ट टू मेक इन्फ्रेंस बाय प्रोसेस ऑफ प्रोबेबल रीजनिंग ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट। मतलब कि ये कोर्ट को अलाउ करता है कि एक जो प्रोबेबल रीजनिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू एक अनुमान निकालना। कैसे कि वही जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जुडिशियली नोटिस्ड बाय कोर्ट और एडमिटेड बिफोर इट और लीगली प्रूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब कि कोई जुडिशियल नोटिस जो कोर्ट के थ्रू निकाला गया है, कोई एडमिशन किया गया है, और कि कोई फैक्ट जो
कोर्ट के सामने लीगली प्रूव किया गया है कोर्ट को सेटिस्फैक्शन करने के लिए। तो इन सब में से ठीक है एक प्रोबेबल रीजनिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है कोर्ट कोई भी इन्फ्रेंस निकाल सकता है, कोई भी अनुमान लगा सकता है। यही प्रिजम्पशन कहलाता है। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस बट ओनली एब्सॉल्व अ पार्टी फ्रॉम प्रूविंग एनी फैक्ट बाय गिविंग एविडेंस। तो प्रिजम्पशन क्या है कि वो एविडेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस, वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि ये किसी फैक्ट पर, ठीक है, जो पार्टीज़ है सबूत देकर उसको उस फैक्ट को प्रूव करने से मुक्त करता है, ठीक है। एब्सॉल्व्स अ पार्टी फ्रॉम प्रूविंग एनी फैक्ट बाय गिविंग एविडेंस। क्लियर कि किसी पार्टी को वो जो है जो प्रूफ उसने दिया है वहाँ पर उस फैक्ट को प्रूव करने से वो मुक्त करता है, जो ये प्रिजम्पशन, यही ये प्रिजम्पशन कहना चाहता है। तो अभी तक तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया प्रिजम्पशन के बारे में। प्रिजम्पशन मीन्स थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मानकर चलना। द कोर्ट कैन एज्यूम समथिंग on the basis of some known facts. The presumption being made about some unknown fact is called presumption. मतलब कि कोर्ट कैन एज्यूम समथिंग, कोर्ट कुछ एज्यूम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम नोन फैक्ट्स, किसी नोन फैक्ट के बेसिस पर वो कुछ एज्यूम कर सकता है। द प्रिजम्पशन बीइंग मेड अबाउट सम अननोन फैक्ट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन। मतलब किसी नोन फैक्ट से किसी अननोन फैक्ट के बारे में कोई अनुमान लगाना या कोई इन्फरेंस निकालना, ठीक है, उसी को प्रिजम्पशन कहा जाता है। अब ये प्रिजम्पशन जो होता है इसमें दो तरीके के प्रिजम्पशन आते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि प्रिजम्पशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया प्रिजम्पशन के बारे में। फिर प्रिजम्पशन का जनरल मीनिंग क्या हुआ ये भी हमने समझ लिया। तो अब ये समझना है कि प्रिजम्पशन जो है वो उसके दो तरीके होते हैं। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो होता है ये हमारे जो सेक्शन 4 में 3 क्लॉज बताए गए हैं ना। पहला क्लॉज मे प्रिज्यूम बताता है, दूसरा है शैल प्रिज्यूम, तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। तो जो पहला है मे प्रिज्यूम, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो मे प्रिज्यूम को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो उसमें दो तरीके के आते हैं। एक पहला आ गया शैल प्रिज्यूम और दूसरा आ गया कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। अब इसको भी डिटेल में देखते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या कहता है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है मे प्रिज्यूम के बारे में। Whenever it is provided by this act that court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे सेक्शन में। चलिए इसको हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि जो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ये क्या कहता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऐसे प्रिजम्पशन होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं या जो किसी ह्यूमन बीइंग का जो एक्सपीरियंस होता है या उसका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर जो बेसिकली अनुमान लगाया जाता है या प्रिजम्पशन लिया जाता है वो होता है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है ये बेसिकली जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है, या ये नेचुरल भी है और दूसरा ये है कि ये ह्यूमन बीइंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर भी ये निकाला जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स मे प्रिज्यूम से कैसे रिलेट करता है। तो जैसे कि क्लॉज 1 में हमारा मे प्रिज्यूम आता है तो उसमें क्या बताता है कि न्यायालय, इसमें क्या होता है जो मे प्रिज्यूम होता है इसमें जो कोर्ट है वो किसी चीज़ को प्रिजम्पशन या प्रिज्यूम करने के लिए वो बाउंड नहीं है। यहाँ पर इस मे प्रिज्यूम, जहाँ भी आप कहीं मे प्रिज्यूम शब्द पढ़ेंगे, एविडेंस में पढ़ेंगे या कहीं भी,
तो उसमें क्या है कि कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं होता है, वहाँ पर वो उसके जो डिस्क्रिशन पावर होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उस चीज़ को प्रिजम्पशन में ले, चाहे तो ना ले। तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब सेक्शन 4 क्या कहता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये है कि प्रिजम्पशन के सब्जेक्ट में न्यायालय को ये डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो प्रिजम्पशन के बेसिस पर किसी फैक्ट को, ठीक है, चाहे तो वो प्रूव समझे और चाहे तो वो डिसप्रूव समझे। यहाँ पर है कि रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव। वो चाहे तो उस चीज़ को माने और चाहे तो ना माने। और अगर नहीं मानता है तो फिर क्या करेगा, वो मांगेगा क्या, और मे कॉल फॉर, यहाँ पर है ना, और मे कॉल फॉर प्रूव ऑफ इट, मतलब कि वो सबूत की डिमांड करेगा कि आप मुझे सबूत ला कर दीजिए कि आप जो अपनी बात कह रहे हैं यही सच है, ठीक है, या फिर मेरा जो प्रिजम्पशन है वो गलत है, आप इसको गलत साबित कीजिए ऐसा कोई प्रूफ देकर जो कि उस पर भारी पड़े। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस तरीके से जो कोर्ट के जो ये डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया जाता है कि वो प्रिजम्पशन करे या ना करे यहाँ पर। और ये जो प्रिजम्पशन होता है ये कोर्ट ऐसे नहीं, मतलब कहीं से भी अपने तरीके से जो उसका अपना पर्सनल नॉलेज है वो उसके थ्रू प्रिजम्पशन करता है, नहीं, ये जो फैक्ट्स उसको अवेलेबल कराए गए हैं, जो उसको दिए गए हैं और जो जैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं उन चीज़ों को देखने के बाद, तो ये जो प्रिजम्पशन है वो उनके बेसिस पे करता है। तो वही चीज़ सेम चीज़ है कि इस वजह से क्या होता है कि जो कोर्ट है वो प्रिजम्पशन के लिए इसमें बाउंड नहीं है। तो अब बाउंड नहीं है तो इससे रिलेटेड ये जो सेक्शंस हैं, जैसे कि अगर कोई सेक्शन 86 के थ्रू कोई मैटर है, 88 है, 90 है, 114 है, तो इन सब में क्या होता है, मे प्रिज्यूम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से यहाँ पर कोर्ट जो है प्रिज्यूम करने के लिए बाउंड नहीं है। और यहाँ पर जो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है ये ऑलवेज रिबटेबल होता है। रिबटेबल मतलब खंडनीय, आप इसको सबूत देकर कभी भी उस चीज़ को गलत साबित कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसमें हमारा सेल प्रिज्यूम है, ये भी रिबटेबल है। कैसे है ये आपको बताती हूँ आगे में। फिर हमारा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है, ये इररिबटेबल है। अब ये इररिबटेबल क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 4 इनके बारे में क्या कहता है। तो पहला है हमारा शैल प्रिज्यूम। व्हेनेवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, आप यहाँ पर ये जो शब्द है ना इसमें आप देखेंगे कि शैल प्रिज्यूम में व्हेनेवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय लिखा हुआ है, ठीक है, और मे प्रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि जहाँ पर ऐसे लिखा होगा तो वो मे प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है इस सेक्शन में। Whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. फिर इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, सेक्शन 79 to 85, सेक्शन 113B, सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है यहाँ पर जो कोर्ट है, ठीक है, वो जो कोई भी लॉ के जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनके अनुसार चीज़ों को मानने के लिए वो क्या होता है, वो बाउंड होता है। और ऐसा जो प्रिजम्पशन है वहाँ पर जो है कोर्ट को कोई डिस्कशन पावर नहीं होता है। और ये जो प्रिजम्पशन है इसको कोर्ट जो है प्रिजम्पशन या इन्फ्रेंस करने के लिए वो बाउंड होता है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कोर्ट को चॉइस नहीं दिया गया है कि कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा मे प्रिज्यूम में कि वहाँ पे बताया गया है कि उसके ऊपर ये उसके डिस्क्रिशन पावर पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। बट जो शैल प्रिज्यूम है यहाँ पर ये है कि वो बाउंड है उन चीज़ों को जो भी जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जो प्रिजम्पशन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, किसी विधि के या किसी लॉ के प्रोविज़न से रिलेटेड है, तो वो क्या है कि उसके तरीके से उसको मानने के लिए वहाँ पे उसको बाउंड है, वहाँ पे उसको चॉइस नहीं दिया गया है।
लेकिन सेक्शन 4 हमारा क्या कहता है, ठीक है, सेक्शन 4 भी हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं कि जहाँ कहीं यहाँ पे लिखा ना व्हेन एवर इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस, ये बताया गया है कि न्यायालय जो कोर्ट है वो जहाँ तक हो सकेगा वो किसी फैक्ट को प्रिजम्पशन करेगा, किसी फैक्ट का, ठीक है, और वो उस फैक्ट को तब तक के लिए, ठीक है, प्रूव्ड मानेगा जब तक कि उसको डिसप्रूव नहीं कर दिया जाता। तो डिसप्रूव कैसे करेगा, आगे पढ़ते हैं। ये जो प्रोविज़न है ये कोर्ट को एक तरीके से ऑर्डर देता है, जहाँ पे ये लिखा ना डायरेक्टेड बाय दिस, मतलब उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है, उसको ऑर्डर देता है कि ऐसे तथ्य को साबित माना जाएगा। और ये जो है ये विधि की जो है क्या होती हैं, ये जो विधि के प्रिजम्पशन होते हैं ये एक अनिवार्य प्रकृति के होते हैं, जिसकी जो है जिसका प्रिजम्पशन करने के लिए कोर्ट बाउंड होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ऐसे प्रिजम्पशन को आप मतलब एविडेंस देकर, ठीक है, रिबटेबल कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिबटेबल बनाया गया है कि आप उसको रिबट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ये शैल प्रिज्यूम है ये भी, ये क्या है, ये विधि की जो है ये रिबटेबल प्रिजम्पशन इसको बनाया गया है, ये भी रिबटेबल प्रिजम्पशन है। और वो फैक्ट जिसके बारे में वो प्रिज्यूम कर रहा है, कोई प्रिजम्पशन कर रहा है, तो वो तब तक वो सही होगा, वो प्रूव्ड माना जाएगा जब तक कि उसे सबूत देकर यहाँ पर डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। देखिए दोनों में थोड़ा सा शब्दों का ऊपर नीचे है, आप इसको समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो मे प्रिज्यूम है उसमें क्या कहता है कि वो क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड है, फैक्ट बदलते रहते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर उसको जो ये है वो हमेशा उसको रिबटेबल बनाया गया है, जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो हमेशा रिबटेबल नहीं होता है, ठीक है। वो हम अगर जैसे कोई साक्ष्य के अभाव में फिर वो जो कोर्ट ने प्रिजम्पशन किया है जिस फैक्ट को लेकर, वो क्या हो जाएगा कि अगर उससे रिलेटेड आप कोई साक्ष्य देकर उसको आप रिबट नहीं करा पाते तो फिर वो प्रूव माना जाएगा, वो कोर्ट उसको प्रूव कर देगा कि नहीं इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं आया तो ये प्रूव हो गया। लेकिन मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि जो भी प्रिजम्पशन कर रहा है कोर्ट या आप जो फैक्ट दे रहे हैं उसके आधार पर उसको प्रिजम्पशन करना है, तो वहाँ पर उसको चॉइस है कि वो प्रिजम्पशन कर सकता है। प्रिजम्पशन अगर उसको नहीं लगता है कि मुझे इस पर प्रिजम्पशन नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेगा, आप उसको ज़बरदस्ती प्रिजम्पशन तो करवा नहीं सकते। तो प्रिजम्पशन करने के लिए उसको चॉइस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट से रिलेटेड, जो लॉ से रिलेटेड प्रिजम्पशन होंगे वहाँ पर कोर्ट को बाउंड बनाया गया है कि जब तक उसको सबूत देकर नहीं आप रिबट करते हैं तब तक वो प्रूफ माना जाएगा, फैक्ट वो प्रूव्ड होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये है ऊपर नीचे, आप इसको क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका जो ये मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, ठीक है, जो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये डिटरमाइन करना होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर हो रहा है। तो जिस पर होगा वो प्रूफ देगा, नहीं दे पाया तो जो कोर्ट ने प्रिजम्पशन किया है वो सच हो जाएगा, दे देगा तो जो अगर जो उसके प्रिजम्पशन जो एविडेंस दिया जा रहा है वो उसके प्रिजम्पशन से ज़्यादा हैवी होगा या ज़्यादा पावर रखता होगा वो एविडेंस, तो वहाँ पर जो कोर्ट का प्रिजम्पशन है वो रिबट हो जाएगा। इसके थोड़ा सा इसको क्लियरली समझने के लिए हम देखते हैं कि सेक्शन हमारा जो 108 है वो क्या बताता है वहाँ पर कि अगर किसी पर्सन के, ठीक है, अलाइव होने या मरने का कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई पर्सन जिंदा है या नहीं, तो उसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि जो पर्सन है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि वो ज़िंदा है या मर गया, तो अगर उसको पिछले लास्ट 7 ईयर से किसी ने ना ही उसके बारे में कुछ देखा है, ना ही किसी ने उसके बारे में सुना है, और ना ही उसके मतलब जीवित रहने पर
कहीं भी उसके जैसे ना ही उसके पेरेंट्स से, फैमिली से उसको मिलते हुए देखा मुझे, कि उसकी फैमिली से उसको ना ही सुना है, ना उसके बच्चे जानते हैं। अगर वो बच्चे वाला है तो बच्चे नहीं जानते उसके कि वो ज़िंदा है भी नहीं। तो इन सारे लोगों से, क्योंकि ये लोग क्यों हैं, क्योंकि ये लोग जो है ये क्लोज़ रिलेशन में, जो उसके मदर हो गए, फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, ये क्या है, ये क्लोज़ रिलेशन में। तो अगर इनके थ्रू नहीं लोग सुने हैं या, तो इस बात का ये साबित किया जा सकता है कि जो पर्सन है जिसके बारे में ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि हाँ वो अब मर चुका है, वो अब नहीं वापस आएगा। लेकिन इस बात का ये नहीं है कि इसको आप रिबट नहीं करा सकते। अगर आप सबूत दे देंगे कि नहीं वो आदमी ज़िंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मान लिया जाएगा, अगर उसके होने का सबूत है। अब वो साक्षात आके खड़ा हो जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो रिबट होना ही होना है, क्योंकि भाई वो पर्सन है और उसके जो भी क्लोज़ रिलेशन वाले हैं वो उसको पहचानते हैं कि हाँ भाई यही वो आदमी है जिसके बारे में 7 सालों से हम प्रिज्यूम किया जा रहा है कि हाँ वो नहीं है, वो मर गया है, लेकिन वो है। तो मतलब कहने का ये है कि एविडेंस जो दिया जाएगा रिबट कराने के लिए उस प्रिजम्पशन को, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके थ्रू वो जो प्रिजम्पशन है वो रिबट हो सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लाया, दे दिया और बोला कि नहीं नहीं और हम रिबट करा देंगे, हम इसको ऐसे नहीं। वो जो रिबट कराया जाएगा उसके लिए वो एविडेंस इतना पावरफुल होना चाहिए, तभी वो रिबट हो पाएगा। क्लियर? अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है कि जो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इन दोनों के बीच डिफरेंस अक्सर पूछ लेता है। कभी कभी ये मेंस में भी आ जाता है और अक्सर ही आता है मेंस में। तो वहाँ पर ये क्या है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इसमें सीधा सीधा कुछ हैं पॉइंट्स जो आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो हमेशा लॉजिकल होता है, ठीक है, वो लॉजिकल बेस पे हमेशा उसका प्रिजम्पशन होता है। बट जो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है ये हमेशा जो क्या होता है, ये किसी लॉ का प्रोविज़न होता है, उसके बेस पे प्रिजम्पशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ये ऑलवेज रिबटेबल होता है, ठीक है। और ये जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है, ये क्या है कि अगर ये रिबट नहीं कराया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये कंक्लूसिव नेचर का हो जाएगा। कंक्लूसिव नेचर का क्या हो, कैसे होगा कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, मैं आपको अभी इसके डिफरेंस के बाद में बताती हूँ कि कैसे होगा। ये कंक्लूसिव नेचर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बना सकते हैं कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, इसका जो पोजीशन ये क्या है कि ये मतलब बदलता रहता है ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा जो है चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया ना कि ये एक स्थिर नहीं रहता, ठीक है, स्टे नहीं होता, ये बदलता रहता है। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये क्या होता है कि इसका एक ये निश्चित रूप है और ये चेंज नहीं होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये नेचुरल रूल्स और जो कस्टम्स चले आते हैं या फिर जो हमारे ह्यूमन नेचर होता है, बिहेवियर होता है, उसके बेसिस पे ये प्रिजम्पशन निकाला जाता है। बट जो ये हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है ये क्या होता है, ये जुडिशियल रूल्स के जो लेवल होते हैं उस पर बेस्ड होता है और ये जो रूल मतलब लॉ का ही पार्ट होता है। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये उसका पार्ट ही है। और नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा है कि प्रिजम्पशन ऑफ जो फैक्ट है उसमें कोर्ट क्या है, प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इसमें कोर्ट क्या है कि वो बाउंड टू ड्रॉ प्रिजम्पशन है, मतलब कि न्यायालय बाध्य है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो मैंडेटरी है। क्लियर? तो इसमें सारी चीज़ें ही कवर हो गई। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप इसमें आराम से इसके बीच का डिफरेंस निकाल ले जाएंगे।
क्योंकि जो इसके डिफरेंसेस हैं जो भी इन दोनों के बीच में बिटवीन, वो क्या है कि वो उसके डेफिनेशन में ही छुपे हुए हैं। जो उसके बारे में बताया हुआ है वो उसके उसी में डेफिनेशन में छुपे। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों का जो डेफिनेशन है जो उसमें इसमें से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। Conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving. फिर इसके भी एग्जाम्पल्स हैं सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 112, सेक्शन 113 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब ये जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होता है या कंक्लूसिव प्रूफ होता है, ये क्या होता है? तो ये अब इसको जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन क्या है। तो ये लॉ की एक ऐसा प्रिजम्पशन है जिसको कि कोर्ट जो है वो फाइनल मानता है, ठीक है, कि फाइनल है। और अब इस प्रिजम्पशन को आप कोई भी एविडेंस देकर रिबट नहीं करा सकते, नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है। अब ये इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन ऐसे कहीं से भी नहीं आया है, इसके पीछे भी है ये चीज़ कि जो जो ये कंक्लूसिव जो सबूत है, प्रूफ है, ये लॉ के जो उन प्रिजम्पशंस की ओर आपको जो है इंडिकेट करता है जहाँ पर कि कोर्ट बाउंड है और वो उसका जो है क्या है कि उसका रिबट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ये देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनदर। अब इसमें देखिए ये वर्ड आया है डिक्लेयर्ड बाय, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एक फैक्ट किसी अदर फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ तब तक माना जाएगा, ठीक है, जहाँ पर जो रियल फैक्ट है, जो मूल तथ्य है, ठीक है, वो अगर साबित हो गया है तो उससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट है, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट जो है साक्ष्य देने के लिए आपको परमिशन नहीं देगा। मतलब कि जो मूल तथ्य अगर साबित हो जाता है तो उससे जुड़ा हुआ जो तथ्य है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी तथ्य कि बहुत दूर दूर का, नहीं, बहुत दूर का तथ्य नहीं, ऐसा तथ्य जो जिसको कि आप मूल तथ्य से अलग ही नहीं कर सकते। तो अगर आपका मूल तथ्य साबित हो जाता है तो कोर्ट फिर वहाँ पर उससे जुड़े हुए फैक्ट को क्या करती है, सबूत, वो उसको मान लेती है कि इसके साथ ये भी प्रूव हो गया है, वो भी उसका सबूत मिल गया है। पहले वाले का सबूत मिला, फिर दूसरे वाले का अपने आप सबूत मिल चुका है और अब इसको किसी भी एविडेंस के थ्रू इसको रिवर्ट नहीं कराया जाएगा या नहीं किया जा सकता है और आपको कोर्ट वहाँ पर एविडेंस देने के लिए परमिशन भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि वो जो है फैक्ट्स वहाँ पे क्या हो गए, वो कंक्लूसिव नेचर के हैं, वो कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। इसमें भी कई सारे सेक्शन हैं, जैसे कि अगर आप सेक्शन 112 देखें तो उसमें क्या बताता है कि जब कोई पर्सन है, किसी का बॉर्न हो रहा है, तो उसमें जो उसकी माता है और कोई पुरुष है, ठीक है, कोई, तो उनके अगर वैलिड मैरिज के रहते हुए, ठीक है, या फिर उनके मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद जो उसकी माता है, ठीक है, उसके अनमैरिड रहते हुए उसके 280 दिनों के अंदर, ठीक है, वहाँ पे डेज़ लिखा हुआ है, 280 डेज़ के अंदर अगर, ठीक है, वो बच्चा पैदा होता है तो क्या माना जाएगा कि ये इस बात का कंक्लूसिव नेचर है कि वो जो बच्चा हुआ है वो उस आदमी का लेजिटिमेट चाइल्ड है जिससे उसकी माता का मैरिज डिसॉल्व हुआ है। तो वहाँ पर ये प्रूव नहीं देना पड़ेगा कि वो जैसे डीएनए टेस्ट हो गया या कोई भी जो भी प्रूफ उससे रिलेटेड हो या कोर्ट जो मांगे, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो मदर है, ठीक है, और उसका जो पिता है, अगर मान लीजिए कि वो वैलिड मैरिज है, शादी बनी हुई है, तब तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर उनका मैरिज डिसॉल्व हो जाता है और माता दूसरी शादी नहीं करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माता है, उसकी जो मदर है, वो अनमैरिड है, अनमैरिड रहते हुए,
और उसकी शादी के डिज़ोल्व होने के 280 डेज़ के अंडर, अगर उसका जो है विद इन 280 डेज़ अगर उसको वो बच्चा पैदा होता है और वो शादी नहीं करती है, तो ये मान लिया जाता है कि वो जो बच्चा है वो उसी लड़के का है जो जिससे कि उसकी माता का मैरिज डिज़ोल्व हुआ है। तो वही उसका जो है नेचुरल फादर होगा और वो बच्चा जो है उसका लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। क्लियर है? अब एक सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, रे वेंकट रमैया, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे एविडेंस लॉ में 3 ऐसे मैटर हैं जो कि जहाँ कंक्लूसिव प्रूफ ना कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 4, सेक्शन 112, सेक्शन 113। तो यहाँ पर क्या है कि लॉ ये मान कर चलता है कि अगर, मैंने आपको पहले बताया ना, कि जब मूल तथ्य साबित हो जाए, यानी कि जो रियल फैक्ट है वो अगर प्रूव हो जाता है या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो कोई भी और एविडेंस जो है उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है। वो फैक्ट प्रूव हो चुका है और अब उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक, तो आज का ये सेक्शन 4 हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि मे प्रिज्यूम क्या है, शैल प्रिज्यूम क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन के कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके का है, कौन सा प्रिजम्पशन किस में आता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।